बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मेरे साथ मेरी सहयोगी अमृता हैं। आज का जो मुद्दा है थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन ये कई तरह के संकेत दे रहा है। संकेत आने वाली राजनीति के भविष्य में क्या होगी इसे लेकर भी, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा हुआ है आरएसएस से, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने एक बयान दिया। उनका ये बयान है कि जो पार्टी भक्ति कर रही थी उसे अहंकार आया और वो 241 पर सिमट कर रह गई, लेकिन उस भक्ति का फल ये मिला कि वो बाद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि जो घटक दल थे उनसे मिलकर उन्होंने सरकार बना ली और सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन साथ ही उन्होंने विरोधियों पर यानी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देखिए, जिनके अंदर आस्था ही नहीं थी, जो अस्तित्व पर सवाल उठाया करते थे, मतलब वो भगवान राम का जिक्र कर रहे थे, अयोध्या का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों को आंकड़ा तो मिल गया, मतलब नंबर तो मिल गए सीट के लिहाज से, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए, यानी वो बड़े नहीं बन पाए। लेकिन जो पहली बात उन्होंने कही थी अमृता, जिसमें उन्हें वो ये कहते हैं कि 241 पर सिमट गई, यानी वो बात कर रहे हैं बीजेपी की, और अहंकार की बात जब कर रहे हैं यानी वो बात कर रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की, जो इस वक्त देश की कमान संभाल रहे हैं। इसके संकेत क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ इंद्रेश कुमार, इससे पहले मोहन भागवत जी के बयान की बात कर ले तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यही कहते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं अहंकार नजर आया। मणिपुर का मुद्दा जब वो उसकी बात करते हैं कि उसको कौन देखना, उसको किसको देखना था, वहां पर कुछ क्यों नहीं हुआ। तो इन तमाम बयानों से अब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो बीजेपी को नसीहत देती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष इससे भुनाता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो सुप्रिया सुले की बात कर ले, आज पवन खेड़ा के बयान की बात कर ले, सुप्रिया सुले कहती है कि मैं इनके बयान का स्वागत करती हूँ कि अब आरएसएस अगर इस तरीके से नसीहत देती हुई नजर आ रही है। लेकिन पवन खेड़ा ये कहते हैं कि जब आपको बोलना चाहिए था तब आप नहीं बोले, तब आरएसएस के जो कार्यालय बन रहे थे, सत्ता का सुख आप ले रहे थे। तो इस तरीके की बात जो है वो पवन खेड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब आपको बोलना चाहिए था तब आप नहीं बोले, आप चुप रहे। वो तो ये तक यहाँ तक कहते हैं पवन खेड़ा कि अब तो आपको पीएम मोदी तक सीरियस नहीं लेते, तो विपक्ष आपको सीरियसली क्यों ले। हालांकि अगर जब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आरएसएस को कई उपमाएं दी हैं और इसका इतिहास गवाह रहा है। बहरहाल आरएसएस के जो बड़े नेता हैं वो भी यही कहते हैं कि वो कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेते। राहुल गांधी को लेकर भी एक दो बार तंज किया गया था, लेकिन उसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि सबको अनुशासन में रहना होगा। नवीन जी है हमारे साथ। नवीन जी आ जाइए। हम तो एक्सपर्ट के तौर पर नवीन जी को बुलाते हैं जब चर्चा करनी होती है। बतकही कर रहे हैं हम इनके साथ, और वो हमें बताएंगे कि आगे इसके मायने क्या है। मुद्दा थोड़ा सा सीरियस है आज का नवीन जी। क्योंकि जब इंद्रेश कुमार ये बयान देते हैं और उस दौरान वो ये कहते हैं कि घमंड आया और देखिए कि 241 पर सिमट कर रह गई, तो मुझे जेपी नड्डा का वो वाला बयान याद आता है जिसमें जेपी नड्डा ये कह रहे थे, एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम इतना, हमारा जो कद है वो इतना बड़ा हो गया है, हम सक्षम हो गए, आरएसएस की जरूरत नहीं है। और उससे पहले मोहन भागवत का एक बयान आया था जिसमें वो सरकार को नसीहत भी दे रहे थे, बीजेपी को, और उन्होंने मंदिर के किसी मुद्दे पर यह कहा था कि अब हम किसी भी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने के फेवर में नहीं है। कैसे इसको देख रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बात ये शुरू हुई जो आपने बताया जेपी नड्डा के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं, अपने आप में जो है परिपूर्ण है, तो अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बात जो थी, ये संघ के लिए या संघ के नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि जो पूरी संघ की विचारधारा रखने वाले जो कई और खेमे हैं, उन पर भी ये बात जो है वो बहुत तीखी तरीके से लगी। चौथे चरण के बाद ये बयान उनका आया था, जिसके बाद जो है तस्वीरें कई तरीके से बदली। आप देखेंगे कई सारे कैरिकेचर्स ऐसे आए जिसमें जो है राम जी को छोटा दिखाया गया, कई चीजें ऐसी हुई थी जिसको लेकर के भी दिखाया गया था। जी बिल्कुल ऐसा हुआ कि सरकार ज्यादा बड़ी हो गई और राम बहुत छोटे हो गए। ये सब चीजें जो है ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो बीजेपी की तरफ से ना की गई हो, लेकिन बीजेपी के जो समर्थक है उन्होंने कहीं ना कहीं एक कैंपेन को इस मोड पे ला दिया कि जो धर्म के जो हमारे देवता हैं वो छोटे नजर आए और नेता बहुत बड़े नजर आ रहे थे। तो ये जो फिनोमिना है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कोर वोटर है और इवन आरएसएस जो है, उसके अलावा जो और जो वोटर है, जो कि सेंट्रिक वोटर था, जो कि ना चाहते हुए भी बीजेपी की तरफ जा सकता था, वो नहीं गया। आरएसएस, लेकिन ये भी तो एक सच है ना कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस वक्त भी हस्तक्षेप किया था आरएसएस ने, और ये कहा गया था कि कुछ ऐसे इलाके हैं पूरे देश भर के जहां पर मंथन करना होगा, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और यही कारण है कि अब आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो इतना मुखर हो गया है। जी, आरएसएस हमेशा से ही बीजेपी के सामने जो है वो अपना डोमिनेंस दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं हटता है, कभी नहीं पीछे हटता।
बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर के बीजेपी के महासचिव देने तक आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहता है। संघ के जितने महासचिव, मतलब बीजेपी के जो महासचिव होते हैं वो कहीं ना कहीं संघ के कार्यवाहक कभी ना कभी रहे होते हैं, तो वो लोग ही बीजेपी को चलाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि 14 के बाद से सिनारियो बीजेपी का बिल्कुल बदला है, संगठन में कई सारी चीजें जो है वो बदली है, और फिर संख्या और संगठन के साथ साथ जब संख्या आने लगती है, चुनाव में वो आंकड़े दिखाई देने लगते हैं, तो उसके बाद चीजें बदलना शुरू हो जाती है और हस्तक्षेप भी थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर ये भी समझना होगा कि आरएसएस बयान तो जरूर दे रहे हैं, वहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनका निजी बयान है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी है या फिर बचकर चलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इंद्रेश कुमार जब बयान देते हैं तो उसको हमेशा से यही लिया जाता है कि वो संघ का ही बयान है। इंद्रेश कुमार एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ना क्या है, वो इंद्रेश कुमार हैं, कार्यकारिणी के अध्यक्ष सदस्य हैं वो, और दूसरी बात ये एक बहुत वरिष्ठ नेता है और उनके बयान के मायने, अभी आप ये कह सकते हैं कि उनका निजी बयान कहकर आप अंदर खाने जो चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश जरूर कर लेंगे, लेकिन ये निजी बयान नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है। जी, ये बड़ा संकेत है, और किसके लिए ये सभी समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले आपने मोहन भागवत का बयान देखा होगा, उन्होंने जो है मणिपुर हिंसा को लेकर के एक कर्तव्यबद्धता जो नेता की होती है उसको बताने की कोशिश की, और बड़े ही सरल तरीके से उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की, बिना किसी पार्टी या किसी नेता का नाम लिए उन्होंने ये बात बता दी कि किसी भी नेतृत्व का जो फेस होता है उसका ये कर्तव्य है कि अपने अंतर्गत आने वाले किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर अगर यदि कोई चीज हो रही है तो उसका वो दायित्व ले, अपने ऊपर ले और उसे शांत करने की कोशिश करे। वो इशारा दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है और वहां पर जो है हिंसा शांत होनी चाहिए, और उस पर उसका जिम्मेदार कौन है, उन्होंने ये तक कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है। उसके बाद जो है उन्होंने एक और हिदायत दी कि जो नेतृत्व की जो क्षमता है या नेतृत्व करने वाले को हम्बल होना चाहिए, मतलब उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो है, मजबूत विपक्ष का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नवीन जी, इसको समझा कैसे जाए? आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और जो अग्रेसिव मूड सामने आ रहा है, आने वाले समय में कहीं ये शांत होता हुआ नजर आता है या मामला और बढ़ेगा? जी देखिए, बीजेपी क्योंकि अब नड्डा जी मंत्री बन गए हैं, बीजेपी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां उन्हें नए अध्यक्ष की तलाश है, और ऐसे ही मोड़ पर यदि संघ की तरफ से 2 बड़े नेताओं के ऐसे बयान आते हैं जो बीजेपी को जो है एक नसीहत देने वाले होते हैं, तो उन बयानों से ये कई मायने निकाले जा सकते हैं कि बीजेपी अब संघ हस्तक्षेप करना चाहता है पार्टी के अंदर, और पार्टी की कहीं ना कहीं पीछे से थोड़ी कमजोर हुई है, पहले के 7-8 शायद उसका खामियाजा भुगतना उसके अंदर वो चाहती है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जो आज महत्वपूर्ण चीज हुई है उसे भूलना नहीं चाहिए, मोहन भागवत की गोरखपुर में मौजूदगी और योगी आदित्यनाथ की उनसे मुलाकात को लेकर, है ना। तो मैं ये क्या है, ये क्या संकेत है, क्योंकि ना मैं इस बात को देखिए, कोई लड़ाई तो है नहीं दोनों के बीच में जो हम कहेंगे कि शांत हो जाएगी आने वाले समय में, ये एक मतभेद है। क्या ये मनभेद में बदलेगा, आपको ऐसा लग रहा है, या फिर ये एक संतुलन, या फिर एक संकेत है कि कह दिया जाए ये शक्ति का संतुलन बैठाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ठीक काम बताया कि ये शक्ति का संतुलन बैठाने की कोशिश है। देखिए, कोई भी ताकतवर खेमा जब ये देखने की कोशिश करता है कि सत्ता से उसकी या कंट्रोल जो है वो खत्म हो रहा है, तो उसके बाद वो उस क्षण का इंतजार करता है जिस क्षण सामने वाला थोड़ा सा भी कमजोर पड़े। लेकिन हमने और वाजपेयी जी के समय में भी देखा है संघ का, जब इस तरह का कहते हैं परिस्थिति उस टाइम पर भी आई थी, जब कहते हैं कि अच्छा ये अंदर खाने बात थी, नेता कहते थे कि संघ से ऊपर समझने लगे अगर कोई नेता, तो संघ को आता है कि उसे कैसे संकेत देना। ये शुरुआत से ही है, संघ का कंट्रोल हमेशा से बीजेपी में रहा है, और बीजेपी के कई खेमे ऐसे हैं जो अभी भी पार्टी संगठन से इतर पार्टी संगठन से इतर करते हैं। आप लाइव दर्शकों के साथ जुड़िए। थैंक यू। पार्टी संगठन से इतर जो है कई ऐसे जो नेता हैं पार्टी के अंदर भी और संघ के अंदर भी, जो इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल जो है वो संघ का खत्म ना हो कहीं से भी। हाँ, संख्या जब आती है और नतीजे जब आते हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे कि संघ भी जो है काफी सॉफ्ट जो है चीजें लेकर के चलता है और कोई ऐसे बयान आते नहीं है। लेकिन क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी आ गई है जिसके अंदर संख्या घटी है, बड़बोलेपन की पराकाष्ठा उन्होंने तो मतलब दिखाई। हमें लगता है कि थोड़ा सा भी हमें इंतजार करना चाहिए
कि देखना चाहिए कैसे इस एक संतुलन, एक सामंजस्य बिठाया जाएगा, फिर से एक सामाजिक ताने बाने को बुना जाएगा बीजेपी और आरएसएस को जोड़कर उस इर्द गिर्द राजनीति के, और फिर हमें देखना होगा मेरे को कि ऐसा कैसा लगता है कि होता है सारा इसका परिणाम। जो ये परिपाटी है, इसको सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से समझा जा सकता है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो है पार्टी, जब से ये फैसला हुआ कि जेपी नड्डा मंत्री बने हैं, उसके बाद से ही ये सब चीजें बहुत तेजी के साथ में बाहर आने लगी है। एक एक कर पहले भागवत का बयान, उसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान, ये सब बयान बताते हैं कि बीजेपी को एक तरीके से आरएसएस आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये बता रहा है कि आप जो हैं जनता से बड़े नहीं है। ये जो निर्णय है, ये जनता का निर्णय है, और आप जनता तो तक मतलब पहुंच नहीं दोनों पाए। बातें, पहली बात तो ये कि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी आत्ममंथन के मूड में नहीं है। जब से नतीजे आए हैं, भले ही सरकार बना ली है, लेकिन आत्ममंथन तो चल रहा है। दूसरा ये है कि अब आरएसएस का जो रोल है वो क्या होता है आने वाले समय में। क्या हम मोहन भागवत की तरफ से भी इस पर कोई टिप्पणी सुनेंगे आने वाले समय में, या फिर एक मैसेज देने की कोशिश है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, सबक लीजिए, हम साथ में हैं। देखिए, आरएसएस से मोहन भागवत से पूछा गया कि बीजेपी के प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है, ऐसे तो उन्होंने बताया कि हम चुनाव का विश्लेषण नहीं करते हैं, ये काम हमारा नहीं है, ये काम पार्टी का है, और पार्टी जो है जो ये काम करेगी, हम उस पर कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, हम एक देश हित का काम करने वाली संस्था है, और देश हित के काम के अंदर अगर कोई भी अवरोध पैदा करेगा या कोई ऐसी बात होगी जिसमें लगेगा कि देश हित से बढ़कर व्यक्ति हित की बात हो रही है, तो उसके अंदर हम मुखर होकर के बोलेंगे। ये संघ का शुरू से स्टैंड रहा है। अब देखिए, कवायद तो अध्यक्ष पद को लेकर है। अब कहते हैं कि अध्यक्ष तो वही होता है जिसको संघ हरी झंडी देता है। तो फिलहाल अभी देखना होगा, कई नाम है जो चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि एनडीए मांझी ने जीतन राम मांझी ने इस बात का विरोध किया इंद्रेश कुमार के बयान का। उन्होंने कहा कि चलिए उन्हें खुश रहने दीजिए। तो मतलब जो एनडीए के घटक दल हैं, उनको ये कहीं ना कहीं खटक जरूर रहा है बयान कि ये कहकर कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। देखिए, जीतन राम मांझी के बयान का इससे कोई मतलब ज्यादा मायने नहीं रखता इस संदर्भ में। अगर बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता का इस पर बयान आता तो शायद कहीं ना कहीं जो है बात आगे बढ़ती। और मुझे लगता है इस बात को निजी बयान बोलकर यहीं खत्म कर दिया गया ताकि विवाद आगे ज्यादा ना बढ़े। इससे पहले भी आरएसएस के नेताओं के बयानों को निजी बयान कह देना, लेकिन आरएसएस का पूरा जो भी इतना बड़े पद का नेता होता है, वो निजी कुछ नहीं होता, उसका अपना जीवन निजी नहीं है। वो देश के लिए और संघ के लिए समर्पित है। वो जब वो संघ में आते हैं, संघ के कार्यवाहक बनते हैं, तो उसके बाद जो है वो इस निर्णय पर होते हैं कि हमारा पूरा जीवन जो है वो संघ के लिए, देश के लिए, इस मिट्टी के लिए है। तो उनका कुछ निजी नहीं बचता है। तो ये कह देना भर कि ये मेरा निजी बयान है, या किसी और के द्वारा कह देना कि उनका निजी बयान है, ये कहीं से भी जो है तर्क संगत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन जी। तो आप देख रहे थे न्यूज नेशन डिजिटल पर, हम आपको बता रहे थे क्या मायने हो सकते हैं इंद्रेश कुमार के बयान के, और आने वाली राजनीति में कितना और दखल इसका होगा, और क्या ऐसे बयान बहुत कुछ बिगाड़ेंगे या बहुत कुछ बनाएंगे, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद आप सभी।